बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे यास खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत साजी बिलाखिर हो गई। 8 दिन बाद 34 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में 30 वफाकी वज़रा, 4 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रजामंदी के बावजूद वज़ीर ख़ारजा का हल्फ नहीं लिया, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर नाराज़गी का इजहार किया और हल्फ लेने से माजरत कर ली। वफाकी काबीना में ANP, BNP मैंगल और मोहसिन दावड़ को भी जगह नहीं मिल सकी। हुकूमत साजी का पहला मरहला तो मखलूत हुकूमत ने अबूर कर लिया है, लेकिन अब इस हुकूमत का पहला कड़ा इम्तिहान ज़वाल पजीर मईशत को बहाल करना है। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, तारीखी महंगाई, पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी, ज़र मुबादला के ज़खायर, बैरूनी अदायगियाँ और IMF प्रोग्राम की बहाली नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला सवाल, नई हुकूमत, नई काबीना, पुराने चैलेंजेस क्या वज़रा डिलीवर कर पाएंगे? आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आमिर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आमिर साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा और यकीनन वो हमें सुन नहीं पा रहे। या सब ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। नई काबीना भी बन गई, नई हुकूमत भी बन गई, लेकिन चैलेंजेस पाकिस्तान के वही पुराने हैं। आपको क्या लगता है कि ये वज़रा डिलीवर कर पाएंगे? चलें, ये एक मरहला तो मुकम्मल हुआ जिसकी ज़ाहिर अब पहले ही लग रहा था कि बहुत देर हो गई। अगरचे हफ्ता 8 दिन को इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन चूँकि बहुत मेहनत के बाद एक हुकूमत को गिरा के ये हुकूमत बनी थी और मखलूत अपोजिशन थी बहुत देर से, जब ताख़ीर हो रही थी तो बिल्कुल इसी तरह लग रहा था जैसे वो इमरान खान साहब कहा करते थे ना, 24 साल जदोजहद के बाद हम हुकूमत में आए हैं। तो उनकी तैयारी नहीं थी, तो फिर लोगों के सवाल इस तरह से बन रहे थे कि शायद ये जो मखलूत और मुतहदा अपोजिशन है ये भी तैयारी नहीं कर सकी, जो कि आज ये मखलूत हुकूमत की सूरत में हमारे सामने है। लेकिन चलें, हो गया। ज़रदारी साहब नहीं लेना चाह रहे थे वजारतें, उन्होंने भी ले ली। और ANP तो ऑलरेडी आपको पता है वो असफंद यार वली का अलमाजत कर चुके हैं कि जी हम मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, आप और लोगों को दे दें। अब कुछ वजारतें ऐसी हैं जो अभी नहीं हैं, शायद अगले मरहले में आ जाएँ या मुमकिन है कि ना भी आएँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN जो मेन वजारतें अभी तक जितनी तफसीलात हमारे सामने आई हैं, ये हमें मेन उसमें वज़ीर इनके नज़र आ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब चूँकि पहले भी रही हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अब दोबारा बनाया, वो बहुत अच्छा एक कंटिन्यूएशन हो जाती है। ज़ाहिर अब बहुत से जर्नलिस्टों के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक़ हो जाता है जब आप ये मिनिस्ट्री आप इसमें रही होती हैं, तो इसलिए उन्हें तो बिल्कुल मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आज जो पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो नज़र आ रहा था कि बहुत फ्रेंडली, वो ज़ाहिर है वो सारे लोग जानते हैं जिनके साथ। अब जो चैलेंजेस हैं या ज़ाहिर है ये तो बहुत, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, वो 3.5 साल या 4 साल जो होने वाले थे वो कम लगते थे इमरान खान साहब उनकी कैबिनेट को, तो इनके पास तो भी अब मैक्सिमम भी अगर जाएंगे तो 1 साल के लिए ये हुकूमत हो सकती है। जबकि ऐसे आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे, उससे पहले ही शायद इलेक्शन कराना पड़ेंगे। तो वो जो चैलेंजेस जिनकी तरफ आपका इशारा है वो बहुत मुश्किल है। अभी से देखें ना, वो पहले दिन 2-3 दिन डॉलर बहुत कम हुआ था, तो हमें एक होप हुई थी कि शायद अब रुपया तगड़ा होना शुरू हो गया, लेकिन अब 2 दिन में जो रुपए की फिर हालत हुई है, इससे नज़र आ रहा है कि नहीं मईशत वाकई इतनी कमज़ोर है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगी उसमें, और शहबाज शरीफ साहब के दौरे बड़े अहम हैं। सऊदी अरब का, चीन के साथ निगोसिएशन है, उसके बाद IMF।
वहाँ से अगर कोई रिलीफ मिला तो फिर कोई सांस लेने का मौका मिलेगा इस गवर्नमेंट को, वरना तो अभी तक तो मईशत आपकी वेंटिलेटर पे है और अल्लाह ताला रहम करे। ठीक है आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है कि विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, सबको वजारतें भी दे दी गई हैं, क्या ये वज़रा डिलीवर कर पाएंगे? और साथ ही साथ राइट मैन फॉर द जॉब होता है या राइट जॉब फॉर द राइट मैन होता है? बस मुहावरे जितने मर्जी अंग्रेज़ी के पढ़ लें और उर्दू के पढ़ लें, ये गवर्नमेंट आई है इंतखाबी इस्लाहात और जो एहतसाबी कवानीन को ठीक करने के लिए बुनियादी तौर पे जो इनके बड़ों का फ़ैसला है, लेकिन मुल्क चलाना है, लिहाजा मईशत को संभालना है। और आज देखें आप यूएई के सफ़ीर मिले हैं, ये उस परसों मिले थे, बल्कि कल मिले थे सऊदी अरब के सफ़ीर, और चाइना IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं बाज़ाब्ता तौर पे। और पॉलिटिकल डील नहीं मिलेगी तो IMF उसी तरह कान मरोड़ेगा जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था ना 2 साल के बाद, जब मैं कल भी कह रहा था कि हमने लेट कर दिया जाने में फ़ैसला, और जब गए हैं तो पकड़े गए हैं और अभी तक वो कान मरोड़े जा रहे हैं। तो आपको बड़ी हमाजहत पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ आपकी गवर्नमेंट का जो अब बनी है इसका ये मैंडेट नहीं है। ये तो आए ना एक उस हादसे के नतीजे में जिस पे इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने ये भी नहीं लगाया, मैंने वो भी नहीं लगाया, और फिर कल कहेंगे कि मैं तो खुद भी नहीं लगना चाह रहा था, पता नहीं मुझे किसने धक्का दे दिया, क्योंकि ये अब मुल्क वहाँ फंस गया है। कह चुके हैं राना साहब एक दफ़ा, बहरहाल एक मिसाक मईशत की सूरत में ही होगा। एक दफ़ा इस चीज़ का इजहार, एक दफ़ा मेरे ख्याल इस चीज़ का इजहार भी कर चुके हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी 2018 में। जी, वो 2018 में कहते थे हमें तो 13 में भी नहीं लेनी चाहिए थी KP की गवर्नमेंट की, और अब आखिरी दिनों में कहा था कि हमें तो अभी तजर्बा ही नहीं था, क्योंकि ये अंडर ट्रेनिंग थी, और जिसको चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि नैपियाँ भी बदलवाते थे, फ़ोन भी करते थे। मतलब हकायक तो अब सारे खुल गए हैं और आ चुके हैं, क्योंकि हुकूमत जब काम करने के लिए नहीं आई, ट्रेनिंग पे आई थी, इंजॉय करने आई थी। 55 रुपये किलोमीटर के हेलीकॉप्टर पे जो बनीगाला से 11:30 आता था, 4:30 चला जाता था, बस 5 घंटे इस मुल्क पे काम होता था, बस यही मेहनत थी। वो आज मरियम औरंगज़ेब ने अभी ख़त्म किया ना डिजिटल मीडिया विंग, क्योंकि जहाँ से सिर्फ साफ़ियों की और लोगों की अपने मुखालिफिन की ट्रोलिंग होती थी, तो फवाद चौधरी साहब को अब ख्याल आया कि वो तो इंडिया के ख़िलाफ़ बना था। भाई लाखों रुपए तनख्वाहें आपने दी, बेइज्जती जर्नलिस्टों की कराते थे, और फिर मालकान को फ़ोन करते थे कि जनाब ये टीवी पे बैठ के हमारे बारे में बात करते हैं कि फेक न्यूज़ है। भाई जब आप कहेंगे कि लब्बैक इंडियन फंडेड है तो लब्बैक वालों का पूछना चाहिए फवाद चौधरी से। वैसे वो पूछने के लिए आ चुके हैं मैदान में, क्योंकि इलाज बिगड़ो तिगड़ों का एक ही होता है, वो आ गया लब्बैक अब इनके लिए। इनको समझ आएगी, ज़रा मैदान पर आ रहे हैं ना, ये उनके रास्ते पर जा रहे थे, उनके रास्ते में वो आ गए हैं कि आप आके दिखाओ और बैठ के दिखाओ। असल है इस गवर्नमेंट ने जो वज़ीर बनाए, ये तो होना यही था कि पहले हमारा शिकवा था कि वज़ीर नहीं बन रहे, बहरहाल वज़ीर आ गए और अच्छी तादाद में आ गए। बिलावल की रात हमने ही सिर्फ खबर दी थी एक्सप्रेस ने कि, और आज अखबार में भी छपी हुई है कि वो UK जा रहे हैं और आके उतलेंगे, और वो वही बात तय हुई है। सिर्फ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने नरव वाला काम किया है, उसने कहा है कि जी मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं MOS नहीं होऊंगा। हिना रबानी खान ने कुर्बानी दी है कि उनके चेयरमैन उनके ऊपर वजीर आए हैं, लिहाजा उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर फुल रह के MOS बनना कबूल कर लिया है। सियासत में इस तरह चलता है, लेकिन नॉर्मली लोग इस बात के रखते हैं कि अगर हम फुल मिनिस्टर रह चुके हैं तो हमें छोटा मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। अब कल पहली कैबिनेट मीटिंग है और हम इनको देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की, चाहे वो पाकिस्तान स्पीड हो, वो कोई स्पीड हो, असल बात यह है कि इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। इस मुल्क के आम आदमी को इंतखाबी सलाहत भी चाहिए, इंतज़ामी भी चाहिए, लेकिन रोटी कपड़ा भी चाहिए, जो कि फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उसका एहसास करना, एहसास भी बहुत है, इसके लिए रिज़ल्ट भी लाना होगा, और हम आने वाले दिनों में उस पर बात भी करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि जो वज़रा इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, हल्फ भी उठा चुके हैं, अपने अपने ओहदे संभाल चुके हैं, इससे अपने अपने ओहदों से इंसाफ कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे? सबसे बड़ी जो बात यह है कि ये एक अननेचुरल अलायंस है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की अपनी नज़रिया है, PMLN का अपना नज़रिया, दोनों मेजर पार्टी में, मतलब ये सख्त किस्म की इनमें कंपटीशन चलेगा। और अभी पीपल्स पार्टी ने आपके सामने, अगर उनके बिलावल भुट्टो ने नहीं लिया वज़ारत ख़ारजा का कलमदान, उसके बड़े बेसिक रीज़न हैं। अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि जो वो अली वज़ीर है, मोहसिन दावड़, उनको मिनिस्टर बनाया जाए। ये पहले फ़ौज का क्या नुक्ता नज़र आती है, हम सबको मालूम है, दे नो बेटर कि उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद और कितनी चीज़ें अगर आप देखें तो उसके साथ वो चाह रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट की सीट मांगी है, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर उनका सिलेक्ट हो गया है, गवर्नर पंजाब मांग रहे हैं, साथ वो 10 से 15 सीटें भी और
सेंट्रल पंजाब में चाहते हैं ताकि उनकी काफ़ी एक अपनी पार्टी की एक हैसियत बन जाए फोर्थ कमिंग इलेक्शन में। इसके साथ अगर ये देखें कि इसमें आगे ये मिनिस्टर जो हैं, मेरे ख्याल में गिनी बुक्स और रिकॉर्ड में होगा कि जितने मिनिस्टर हैं सिर्फ 2 के अलावा तमाम के ऊपर वो अक्यूज हैं और उनके ऊपर बेल के ऊपर सारे राइट प्राइम मिनिस्टर से लेके यू काउंट एनीवन। एक तो ये है। सेकंड, इन मुश्किल हालात में जिस वक्त की इकॉनमी हमारे सामने है और इस वक्त पेट्रोल की कीमत अभी इस दफ़ा रोक ली, लेकिन अगली दफ़ा 1 मई को उसकी क्या कीमत होगी हम सबको अंदाजा है। 3 से 4 रुपए और बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। उसके बाद कीमतें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। अगर आप देखें रमज़ान की वजह से कोई, क्योंकि कैबिनेट ही नहीं है, 1.5 साल से महीने से कोई नहीं थी, वो इफेक्ट हो रहा है। फिर इमरान का अपना नैरेटिव जो एक उन्होंने इंटेलिजेंस ने बिल्ड किया है, बहुत उन्होंने तरीके से निकाला है और लोगों ने उसको बाई किया है, वो एक अलग पैशन के ऊपर आ रहा है। असम्बली में ये एक ऑपोजिशन है ही नहीं। 123 जो MP MNA हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ है। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या लेजिटिमेटी है, ये भी देखनी है। ओवरऑल क्या इसका पैगाम जाता है लोगों को, वो देखने की बात है। और फिर आगे देखने के IMF वर्ल्ड बैंक से क्या हो रहा है, वो ये इसके बाद बजट आ रहा है। तो आई थिंक काफ़ी मुश्किलात हैं, बट वी प्रे फॉर द बेस्ट ऑफ आवर कंट्री। अगर ये डिलीवर करें बहुत अच्छी बात है। जितना लेट करेंगे इलेक्शन, जितना डिलीवर नहीं करेंगे, इनका ग्राफ डाउन जाएगा, फिर ये ग्राफ दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, फैसल साहब क्या कहेंगे, क्या ये वज़रा डिलीवर कर पाएंगे, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की एक जो उन्होंने अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के हवाले से बात कही है, ये बात ठीक है। जो इनका माजी में दोनों का किरदार और गुफ्तगू रही है, वो किसी तौर पे भी कोई भी मोहब्बे वतन आदमी उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल तो सिर्फ वाहिद यही है कि इनको गले लगाएं। इनको धत्कारने से, धक्का देने से तो आपका मसला हल नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी पब्लिक को वो साथ लेके खड़े हुए हैं ना, तो उन पूरी पब्लिक को, लाखों लोगों को तो आप पाकिस्तान से नहीं निकाल सकते। हल तो एक ही है कि आप इनको गले लगाएं, इनकी गिले शिकवे सुने। और उनकी असेंबली में तकरीर थी, वो अच्छी तकरीर नहीं थी। आज तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। भड़ास निकलने दे, इनकी भड़ास को निकलने दे। इनको जितना आप सिस्टम में लेकर आएंगे उतना ही हम मसले को हल करेंगे। इस तरह हम हर किसी को धत्कारना शुरू कर देंगे तो हमारे जो है वो मसाइल का भी हल होना नहीं है। हम इसी तरह के इतने गद्दार पैदा करते चले जाएंगे। वो सैकड़ों से हजारों से लाखों तक पहुंच चुके हैं। कहीं तो इस सिलसिले को स्टॉप करना होगा ना। उसको स्टॉप करने का वाहिद रास्ता यही है कि इन तमाम लोगों को गले लगाया जाए, इनकी बात को सुना जाए। अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो दूर किया जाए। तो जब ये एक सिस्टम में आएंगे तो इनके रवैये में भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी। सब एक है, कोई हमसे अलग नहीं है, सब भाई है, सबको एक साथ ही रहना है। जहाँ तक ये मौजूदा हुकूमत की बात है कि इसके लिए जो ऐसे एयाज साहब ने कहा कि 1 साल चल गई तो बहुत बड़ी बात होगी, नजर नहीं आता जो सूरत हाल है। लेकिन हमें दुआ यही करनी चाहिए कि जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए उसमें खैर का जो है पहलू निकले। हुकूमत बन गई है, जैसे तैसे बनी, सबके सामने जिस तरह काबीना बनी वो सबके सामने। एजेंडा हुकूमत का जो है वो अब तक सामने नहीं आया। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी में तो इंतखाबी इस्लाहत है और एहतसाबी कवानीन में तब्दीली नहीं, मैशत का इस्तेकाम की बात नहीं की आमिर साहब ने, सिर्फ 2 बातें कही, इंतखाबी इस्लाहत और एहतसाबी कवानीन। यानी कि जहाँ जाइए मुश्किल में फंसे हुए, वहाँ से पहले अपने आप को निकालना है इन तमाम लोगों ने। और उसके बाद जो है फिर अब अगले इलेक्शन और आंदे ऐसे हालात पैदा कर देना कि कोई किसी सियासतदान का इस मुल्क में एहतसाब भी ना कर सके। ठीक है, ऐसे कवानीन बना देना कि सियासतदान जो है वो एहतसाब से जो है माबरा हो जाए। एक और बात कर दूं, मैं तो ये सोच रहा था ने बात की, इमरान खान की जितने साल की हुकूमत थी ना, उसमें पर दिन 13 अरब रुपए की वो करप्शन रोकने के लिए आए थे, जो फसी बुखारी साहब ने ऐलान किया था और इन्होंने अपना लिया था। वो इमरान खान साहब से पूछेंगे वो पैसे कहाँ दफनाए हैं जो बचत की थी ना, करप्शन नहीं की थी। इस मुल्क के मसले तो उसी से हल हो जाने थे। टैक्स बढ़ा दिया ना, 700 बिलियन बना दिया। चैंपियन ढूंढ रहे हैं ना, जरा जवाब दे दें बस। फैसल साहब, आपने बात मुकम्मल कर। आमिर साहब की तकरीर शुरू हुई थी ना बीच में, जब इनकी तकरीर शुरू होती है लाइव हो जाते हैं फिर ये सब। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। जब हकायक हो तो तकलीफ तो होती है। हकायक हैं, तकलीफ लाइव बोला है। ठीक है, एयाज साहब, जो बात हो रही है, आमिर साहब एक बात मैं कहता हूँ, बदियाला बनने में 15 दिन हो गए इनको, 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आमिर साहब का जज्बाती पन नहीं जा रहा। ये नॉर्मल कितने दिनों में होंगे?
अरे भाई आप तो ऐसे ही रहेंगे, आपको समझ तो आनी नहीं, लिहाजा जो मर्जी कर लें आपका कमर सफेद है वो रहेगा। बाज़ औक़ात जज्बात और दुआ से काम नहीं होती, दवा की भी ज़रूरत होती है। लियाज़ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो वज़रा हैं जो अपनी अपनी नशिस्तें संभाल चुके हैं ये डिलीवर कर पाएंगे? किस दवा की बात करेंगे, पायोडीन की या पायोडीन ही ज़्यादा बेहतर बहुत ज़्यादा इलाज कर जाता है पायोडीन, ये भी याद रखिएगा। वो जख्म एक दिन में ठीक हो जाते हैं। भाई छेड़ है ये मत करें, बात गलत बात है। जख्म एक दिन में ठीक हो जाते हैं जी। अच्छा इलियास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद देखें सब वज़रा अपने चले गए और जाके उन्होंने अपने दफातर संभाल लिए, इजलास तलब कर लिए, तो उनकी स्पीडें देखें कि वो कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं किया कि मुलाकातें कर रहे हैं जाके लोगों से मिले, वो उन्होंने जाके इजलास तलब कर लिए ताकि उनके ऊपर उस पर काम किया जाए। ज़ाहिर है जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने सबसे एक एक से पूछना है उसकी कारकर्दगी तो पूछेंगे, लेकिन उनको देखना है कि इनमें सलाहियत है कि जो उनको वजारतें मिली ख़ास तौर पर इकॉनमी के हवाले से और मनसूबाबंदी के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से जो बेहतर हैं, जो खारजा पॉलिसी के हवाले से ये जो हॉट इसमें इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम तो है नहीं है। अर्ली इलेक्शन हो गए 5-6 महीने बाद, तो ये क्या कर पाएंगे? इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन वक्ती तौर पर ये अपने आप दिखाएंगे ये अपने आप को दिखाना चाहेंगे कि जी हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। ये जाके क्योंकि हर एक ने अपनी सेव स्किन करनी है, सेविंग फेस के लिए तो हर तरह के ये इकदाम करेंगे कि जी हमने कर लेना था, ये कर लेना था। अभी तो जो मुश्किल का सामना है IMF से नेगोशिएशन करनी है कि किस तरह उनके जो पे बैक करनी है, उनके जो आगे से लोन की फैसिलिटी लेनी है ताकि उसे सांस सही तरह ले सकें। अगर नहीं ले सकेंगे तो आप देख लें डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जाएंगे। आप कब तक मार्केट से डॉलर खरीद के इसके प्रेशर कम करते रहेंगे? ये पॉलिसी रहेगी तो इससे आप पर लोन और चढ़ेगा और आपके जो डेफिसिट आएगा, जो गैप आएगा खरीदारी और उसका, तो वो कौन पे करेगा? अवाम ने ही पे करना है, टैक्स पेयर की मनी से ही जाती हैं सारी ये जो सब्सिडी वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। अब जैसे कह रहे थे कि दौरे करेंगे बाहर चाइना से, सऊदीया से, और कहीं अगर अमेरिका का भी दौरा लगता है तो उसमें देखेंगे इनको क्या मिलता है, किस तरह ये काम कर पाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है। ये सूरत हाल के अलावा इनको जो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है कि इमरान खान सड़कों पर आ गए हैं और वो भी देखना है कि अगर इनसे ज़रा कोई गलती हो जाती है तो वो उधर से सड़क पर इनके लिए एक मुश्किलात का सबब पैदा करेंगे, क्योंकि ये अर्ली इलेक्शन है, इसमें 5-6 महीने बाद इनको आना पड़ेगा। या तो ये गवर्नमेंट ये करती कि इनको ना आती, अपना टाइम इनका पूरा करने देती, फिर ये नहीं इतना मुश्किलात का सामना था। अब इनको 2 हिसाब देने पड़ेंगे, आवाम को जवाब देना पड़ेगा, पिछली गवर्नमेंट का भी और अपनी गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने गवर्नमेंट क्यों कराई थी और ये क्या कर नहीं पाए। ये इस तरह 2 किस्म के जब ये देंगे जवाब लोगों को तो इनके लिए बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आवाम के जब जाएंगे वोट लेने के लिए। तो बहरहाल इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, इनको टाइम भी नहीं है इनके पास और काम भी करना है इन्होंने। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं जस्ट वांटेड टू से कि इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट आई है, जो इनको जल्दी थी, 2-3 काम थे। एक, आके उन्होंने अपने केसेस को ठीक करना है। नंबर 2, उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म में EVMs और ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग जो है वो ख़त्म करनी है। और नंबर 3 वो अपने नवाज शरीफ के आने को और इसाकदार के आने को फैसिलिटेट करना है। मेन टारगेट ये है, बाकी कोई किसी को ना, पाकिस्तान में किसी पार्टी को परवाह नहीं है, हर एक अपनी पार्टी के अपने लिए करता है, पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जो आप कह रहे हैं ना इन्होंने करना, ये तो 2-3 महीने पहले ये काम शुरू हो चुका था केसेस खत्म होने का। अब तो ये तो 2-4 महीने पहले का शुरू हो गया था, अब तो वो काम तो खत्म होने वाला है। अब तो देखें, अब हर कोई बरी हो रहा है। ये इसी से मुताल्लिक छप के ठीक हो जाएगा। मेरा इसी से मुताल्लिक एक ज़िमनी सवाल भी है। बड़ी कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान बजट आने वाला है। चले अयाज साहब, आपसे ज़िमनी सवाल है कि घबराना नहीं, 37 रुकनी ये विफाकी काबीना है जिसमें ज़्यादातर वज़रा बेल पर हैं। 26 वज़रा ऐसे हैं जो बेल पर हैं। लिस्ट देखें तो कुछ और तासुर मिलता है और वजारत देखें तो कुछ और तासुर मिलता है, तो ये है क्या? नहीं कुछ नहीं, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तान में। आप सियासतदानों पे तो केस बनाते हैं और खान साहब इश्तिहारी थे और वो करप्शन के केस हैं, इश्तिहारी थे, करप्शन के केस हैं। प्रेसिडेंट भी इश्तिहारी थे उस वक्त, लेकिन घर से बैठ के बनाए गए थे। वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट पे हमला करने के।
ये तो करप्शन केसेस हैं, ये तो पक्के पक्के करप्शन केसेस हैं। तो ये तो घर पे बैठ के बनाए गए थे, अभी निकल जाएंगे करप्शन केसेस। इसके लिए ब्रिगेडियर साहब कोई सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ फाइलें गायब हो जाती हैं, रिकॉर्ड लग जाती है, फैसिलिटेशन की, सब कुछ किया, फिर भी आप एक केस में सजा ना दिलवा सके, कमाल हो गया। गल फिर ब्रिगेडियर साहब कोर्ट ना होना देना ना, कोर्ट ना आने की करोगे, मतलब देखे ना, इन लोगों ने इतनी फैसिलिटेशन की, हमें सबक सिखाया, 6 महीने दे दें, बजट दे दें, एक और बजट तक का टाइम ब्रिगेडियर साहब ने हमेशा हमसे कहा। वो 30 जून जो है ये कह रहे हैं वो ठीक है, नहीं फिर 30 जून तक फिर ठीक हो जाएगा। राना साहब 30 जून तक इंतजार करें आप यार। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जरा सब्र करें ना थोड़ा सा। आमिर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इसी पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि नई हुकूमत, नई वफाकी काबीना अपने अपने ओहदों का हल्फ उठा चुकी है। जो वज़रा अपने अपने ओहदों का हल्फ ले चुके हैं, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पैनलिस्ट से इसी से मुतालिक एक और सवाल ये है कि नई हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या है जिसके सामने मईशत एक बड़ा चैलेंज है? आमिर इलियास राना साहब। जी बिल्कुल, देखें मईशत जाहिर है कि सबसे बड़ा चैलेंज और पहला चैलेंज है, क्योंकि इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता ना कि एक मुल्क जहाँ पे सिर्फ आपके पास अदायगियों के लिए 4-5 हफ्ते के पैसे हों, तो ज़ाहिर है अलार्मिंग सिचुएशन है। तो IMF के पास मुज़ाकरात ज़ाहिर है अदम एतमाद की तहरीक और उसके बीच में टूट गए थे, सारे के सारे मामलात रुक गए थे। वो नई डील लेने की कोशिश हो रही है कि उनके साथ एक पैकेज हो जाए कि जिसमें शराइत कम से कम हो, और उसके लिए यहाँ से सियासी मैसेज जाना बड़ा ज़रूरी है। और एक अहम तरीन लोगों की जोड़ी मई के पहले हफ्ते में वैसे ओवरऑल मुज़ाकरात के लिए अमेरिका भी जा रही है, जो पिछले हफ्तों में दिनों में कुछ लोगों की वजूहात पे नहीं जा सके थे, उनकी अब मुलाकातें तय हो गई हैं, और वो फिर दोनों तरफ से एक मिलिट्री का और एक सियासी इस्तेकाम दोनों पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। UAE, सऊदी अरब और चाइना, जिन्होंने 2018 में भी हेल्प की थी, क्योंकि अब तो वो चीज़ें बहुत सारी खुल के आ गई हुई हैं कि कैसे मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ इसी प्रोग्राम में कि मिलिट्री डिप्लोमेसी का उसमें अहम तरीन किरदार था कि आपके मुल्कों से जो ताल्लुकात होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। जब गंद करने पे आ जाएं सियासतदान, तो फिर जहाँ इस्तेकाम मौजूद है उनको पता है कि फिर बात किससे करनी है, तो बात इसीलिए उनसे की जाती है कि जी नहीं संभल रहा। तो आज बातें आ गई कि वो जो मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा जो परवेज़ इलाही ने कहा था कि नैपियाँ बदलते रहे, संभालते रहे, टेलीफोन पे इनको एतमाद का वोट दिलवाते रहे, सब कुछ करते रहे, तो नहीं, जैसे ही वो पीछे हटे हैं, न्यूट्रल हुए, तो सारा कुछ हाथ से निकल गया ना, कुछ नहीं ठहरा। क्योंकि एक ऐसा इंतज़ाम था जिसमें बादशाह सलामत सिर्फ ऑर्डर करते थे कि मेरे लिए ये मुहैया किया जाए, तो वो मुहैया होता था। तो वो अब चीज़ें नहीं आ रही थी, वो करनी पड़ रही थी, तो गले पड़ गए, फैसिलिटेशन ख़त्म हो गई। अब आप एक ओरिजिनल निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, मेहनत करनी होगी शहबाज शरीफ को, उनकी टीम को, और UAE, सऊदी अरब, चाइना, आपको साथ IMF मिला के एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा सबके साथ दोबारा, चाहे आप उधार तेल ले आएँ किसी भी तरीके से सऊदी अरब से जाके, कि आपके पास अदायगियों का तवाज़ुन भी बने। और यहाँ लोगों को जैसे पेट्रोल की, वो इमरान खान साहब को पता था, वो जो अब कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, उनके हाथ से तो चीज़ें निकल गई थी, तो उन्होंने उस वक्त जब अपोजिशन निकली है, बिलावल भुट्टो निकले हैं, तो उन्होंने पेट्रोल को ब्रेक लगाई थी, जो इस गवर्नमेंट के भी गले में अब हड्डी बन के फंस गई है कि वो ये निकल भी नहीं सकते, और बढ़ाने को जाएंगे तब भी फंसते हैं, और बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आलमी मंडी पे यही सिचुएशन रहनी है, मार्च में आएगा, लेकिन मेरे और आपको तो सबको पैसे देने पड़ेंगे, हमारी जेब से जाएगा, तो हम तो किसी के लिए खैर सल्ला नहीं ना कह सकते कि जी ये ना हम पहले कह सकते थे ना अब कह रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी और तनी हुई रस्सी है जिस पे उन्हें चलना है, उसके साथ रास्ता भी निकालना है, क्योंकि उनके गले सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, PMLN ने जो सारी मेहनत की थी वो या डूब जाएगी या तर जाएगी, तो इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं और होप करनी चाहिए कि बेहतर रास्ता निकल आएगा। ठीक है अयाज साहब, अगर हम बात करें स्टेट बैंक के रिजर्व की सूरत हाल भी सबके सामने है, डॉलर भी बढ़ रहा है, इस हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या होगी मईशत की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? वो तो तफसील से उस पर बात हो गई है, अब IMF की भी होगी, सऊदी अरब, चाइना, सबकी हो गई है, वो तो एक अपनी जगह चीज़ मौजूद है। अब आखिरी दिनों में जब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे एम्फसिस था वो था महंगाई, कि आम आदमी को रुल गया है, बर्बाद हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है। होता ही है कि वो सिर्फ वजारतें तो वही रहती हैं ना, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, और फिर ऐसे लगता है कि वही बातें जो कल वज़ीर एक कर रहा था बैठ के,
और ऑपोजिशन वाला कुछ और बात कर रहा था। आज का वजीर वो कल वाली बात कर रहा है और वो कल का वजीर वो आज उसकी दूसरी तरफ खड़ा हो गया जाके, उसने तनकीद शुरू कर दी। बिल्कुल वही सिचुएशन में ये सारा कुछ अपनी जगह, मईशत को भी संभालना, हर चीज़। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस गवर्नमेंट के लिए ये जितने ये भानुमति का कुंभा या जो भी इसे कह लें, इन्होंने इलेक्शन में जाना है। और इलेक्शन में वो जो हम कहते हैं ना कि अगर ये साल और चलने देते इस हुकूमत को, तो वो जो बात होती थी कि ये वन टाइम अफेयर था इमरान खान साहब का, क्वाइट पॉसिबल था कि वो वन टाइम अफेयर होके वो ख़त्म हो जाता। अभी तो खैर बहुत टाइम है इलेक्शन में, लेकिन स्टिल कुछ कहा नहीं जा सकता। जाहिर है यहाँ तो चीज़ें ओवरनाइट तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि बयानिया एक ऐसा ले लिया इमरान खान ने जो सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल है। एंटी अमरीका बयानिया बहुत मकबूल होता है किसी भी जगह। जाहिर है आप बदमाश को या चौधरी को गाली देंगे खड़े होके तो हर बंदा खुश होगा, क्योंकि उसे पता है कि मार तो इसे पड़नी है, मुझे तो कुछ नहीं होना। वो लोग साथ चल पड़ते हैं आपके हमदर्दी के तौर पे। तो इनको इलेक्शन में जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ये प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। आज अलबत्ता एक हमारे यहाँ ही खबर थी कि आटा पंजाब में सस्ता करा लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। अब देखें इस तरह जो ज़रूरत की चीज़ें अगर वो सस्ती करने में ये कामयाब हो गए तो यकीनन इलेक्शन में रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। वरना यकीन करें वो जो इमरान खान साहब के हवाले से सोचा जा रहा था पीटीए की जो हालत होनी, उससे ज़्यादा बुरी हालत होगी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन। ब्रिगेडियर साहब देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। बिल्कुल ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है जो हम देख रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। और जो मैं हमेशा कहता था कि इनको पहले बताना चाहिए था उनके पास सोल्यूशन क्या है, नैरेटिव क्या है। 3-4 चीज़ें बता देते जी कि हमने डॉलर को यहाँ लेकर आएंगे, इकॉनमी को कैसे रिवाइव करेंगे, प्राइस को कैसे कम करेंगे, आम आदमी की जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनको कैसे फ़र्क पड़ेंगे, उसको कितना कंफर्टेबल करेंगे, ये नैरेटिव पहले देना चाहिए था। अब अगर आप इस वक्त आएंगे और 1 महीना यही सोचते रहेंगे हमने कैसे करना, तो 1 और महीना ज़ाया हो जाएगा और लोग जो वो अनरेस्ट में परेशान हुए हैं। साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगा कि साथ ही साथ इनको ज़रूर एक टीम अपनी ऐसी गुड कम्युनिकेशन स्किल वाली देनी चाहिए जो पीटीए से फिर मजाक कराते, कोशिश तो करें लेट्स के कहीं किसी तरीके से उनको असेंबली में लेकर आएँ, हाल निकालें। टोटल कन्फ्रंटेशन अगर वो करें तो आपको नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई हाल जरूर निकालें, बात करें जाके, देखें कहाँ कहीं उठकर बैठता है या कितने अर्से बाद इलेक्शन करना है वो कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें, ताकि वो अपने हिसाब से वो उनको भी कंट्रोल किया जाए। ये जो कन्फ्रंटेशन इस वक्त बन रही है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं, जो हम हमेशा ये बात करते हैं। और उसके साथ भी ये देखने कि आपने जो मैंडेट आपके पास आ रहा है उसको आप कैसे इस्तेमाल करना है। आपके सामने आपसे ANP नई पार्टी आई है, उसके बाद अख्तर मैंगल नाराज होकर चले गए हैं। अगर MQM या इनको डिलीवर नहीं करते, जो वादे किए इतने ज़्यादा आउट ऑफ द वे वादे किए गए अगर नहीं पूरे होते, एक और क्राइसिस हो जाएंगे और उससे इनको बहुत नुकसान होगा। सेकंड पीपल्स पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं किसी वक्त वो ज़रूर निकलेगी यहाँ से, इसलिए कि उन्होंने लाहौर में अपने आप को सेट करना है, वो डिमांड करें 15 से 20 सीटें, वो ना मिलेंगी तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है फैसल साहब। देखिए 2 बातें, एक तो इनको मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है तो कारोबार करवाएं लोगों, जितना ज़्यादा कारोबार इस मुल्क में होगा उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। साबका हुकूमत की पॉलिसी से कारोबार को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाता। हमारे मुल्क में बल्कि पूरी तीसरी दुनिया में जो ब्लैक मनी का सबसे बड़ा पार्किंग एरिया होता है वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम था, तो उससे आपकी जो इंटरनल मीशत है वो चलती रहती है, वहाँ पैसा जो है गर्दिश करता रहता है और हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार मुख्तलिफ शक्लों में मिल रहा होता है। सैकड़ों इंडस्ट्री जो है बिलवास्ता जो है वो चल रही होती है। तो साबका हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हिट किया फैटअप के नाम पे और ये IMF के नाम पे, उससे जो है काफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। ये इसको रिवाइव कर लेते हैं तो उससे मुल्क की मईशत पे मजमूई असर बहुत अच्छे मुस्बत असरात आएंगे। दूसरी बात, ये 2000 साल भी हुकूमत कर लें, जब तक निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस मुल्क में महंगाई को और बहुत लातादाद मसाइल का जो भाई जल है
वो बल्दियाती खुदकार बल्दियाती निज़ाम है। तो अगर मुस्लिम लीग का भी इम्तिहान अगर वाकई मसाइल को हल करने में संजीदा है तो इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दे। ये लोकल गवर्नमेंट को इतना बाख्तियार बनाए कि वो अपने वसाइल खुद जनरेट करें, ज़रूरत नहीं पड़े कि वो वफाक के या सूबे के जो है वो मोहताज बने। उनको आप टैक्सेस लगाने की जो है वो इजाज़त दें तो इस मुल्क में दौलत भी बहुत आ जाएगी, इस मुल्क के मसाइल भी खड़े हो जाएंगे, इस मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन इस मसले का इन्होंने मरीज का हल जो है वो डिस्प्रिन की गोली नहीं है, ऑपरेशन करना, लेकिन उसमें मसला ये इनके अपने हाथ से इख्तियारात जाते हैं, इसलिए कोई देना ही नहीं चाहता इख्तियार। इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक खुदकार बल्दियाती निज़ाम है जिसके खिलाफ सारी सियासी यही चूरन है, यही ठीक है इलियास साहब। इनके लिए सबसे बड़ा जो एजेंडा है मईशत की बहाली का, जो कर्जे हैं इनको वापस अदायगी करनी है, उसका इतना बोझ है, इसको इनको चाहिए कि इनको जाके उन लोगों से नेगोशिएशन करें और उनको कहें कि इनको डेफर कर दें पेमेंट्स को, तब जाके ये जो डेफिसिट है, ये जो पे बैक करना पड़ता है और उसके अलावा जो ट्रेड का बैलेंस है उसको ठीक करें ताकि ये वक्ती तौर पर ये मसले को हल किया जा सके और लोगों को रिलीफ दिया जा सके। पहले भी हमने पेरिस क्लब से, लंदन क्लब से किए थे और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किए थे, अब भी कर सकते हैं और इनको जाके करना चाहिए क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी और मौजूदा जो हालात हैं मुल्क के उसको लेके इनको इस मसले को हल करना चाहिए ताकि वरना इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं, अलादीन का चिराग तो है नहीं कि एकदम इकॉनमी को ठीक कर लेंगे। इसके लिए इनको जाके बातचीत करके इसको डेफर करवा के चीज़ें और अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह है उसको बेहतर करना चाहिए ताकि जो हम टैक्स रेवेन्यू आता है उससे मुल्क को चला सकें। और बाकी जो अगर कोई इमदाद कर देता है हमें तो इमदाद करने से उससे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि रिज़र्व तो नहीं ज़्यादा बिल्ड कर सक रहे और जो हम लोग थे पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से लोगों ने पैसा बाहर से भेजना बंद कर दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, रिमिटेंस कम हो गई हैं, तो इसकी वजह से भी ये बड़ा नुकसान हुआ है। बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको इत्मीनान देना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि वो पैसा भेजें पाकिस्तान में। अगर फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो फिर ये मुल्क चल सकेगा सही तरह। ठीक है, ओवरसीज़ के वोट्स के हवाले से भी मेरे ख्याल इनको उनको एतमाद में लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत रिएक्शन आएगा वहाँ से अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये अभी भी काफ़ी रिएक्शन देख पा रहा है, इस बारे में यकीनन गौर करना चाहिए। ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इक़्तिदार की जंग अरूज पर है और गुज़श्ता कई दिनों से पूरा सूबा हुकूमत के बगैर चल रहा है और ये आइनी बहरान कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की तकनीकी गलती ने नया आइनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी है और कहा है कि उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब के बजाय वज़ीर आज़म के नाम लिखा और वज़ीर आज़म को मुखातिब करके इस्तीफे पर दस्तखत किए, जो आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है, जिस पर गवर्नर पंजाब ने आइनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है। और उधर वज़ीर आला पंजाब का हलफ ना लेने पर हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, ताहम अदालत ने दरख्वास्त नामुकम्मल होने पर वापस कर दी है। अब ये दरख्वास्त मुकम्मल दस्तावेजात के साथ कल दोबारा दायर किए जाने का इम्कान है। इसी मुनासबत से अपने एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे कि पंजाब में एक के बाद एक आइनी बहरान जमूद तोड़ने का रास्ता कैसे निकलेगा। इसके साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि इस हिस्से में, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे, बात की जा रही है कि आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी हुई है। आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि उस्मान बुज़दार अब साबिक़ वज़ीर आला हो गए हैं या अभी भी वही हैं, ये है क्या? आम पर बताया था वो एड्रेस था टू द प्राइम मिनिस्टर और इवेंचुअली वो उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर साहब तक शायद पहुंचा और उन्होंने फिर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। फिर मुझे शक पड़ता है, याददाश्त मेरी जाती है कि चौधरी सरवर ने भी इस बात पर एतराज उठाया था कि ये रेजिग्नेशन जो है शायद आइन के मुताबिक नहीं है, बिकॉज 130 सब आर्टिकुलेट यही कहता है कि बाय address to the governor, the chief minister may resign. ये इनका रेजिग्नेशन यकीनी तौर पर एड्रेस तो टू द गवर्नर था नहीं, एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर था। अब ये फैक्चुअल बात है कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर से होते होते फिजिकली रेजिग्नेशन गवर्नर साहब तक पहुंच गया, गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट करने से पहले कोई तहकीक की, उस्मान बुज़दार से पर्सनली कंफर्म किया कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया तो किसी ने इस तरह का एतराज उठाया नहीं
उस्मान बुज़दार ने एतराज़ नहीं उठाया, एडवोकेट जनरल ने एतराज़ नहीं उठाया, बल्कि उस वक्त तो सर्वर पर प्रेशर डाला है टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन कॉल किया जाए फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर। अगर उस वक्त की टाइमिंग को मद्देनजर रखें तो ये अभी 3 अप्रैल के वाकयात जो हुए वो हुए नहीं थे, और उस वक्त काफी ज्यादा ख्वाहिश थी हुकूमत वक्त की कि जल्द से जल्द ये उस्मान बुज़दार साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सामना ना करते हुए रिजाइन करें और फौरन ही वो चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन कराएं। आई थिंक आगे जाते जाते जब इनको अंदाजा ये हुआ कि नंबर्स उनके हक में नहीं हैं और मुनहरिफ अरकान जो हैं वो दूसरी तरफ वोट डालेंगे, उसके बाद वन आफ्टर दी अदर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन या कोई ना कोई रुकावट ये डाल रहे हैं। अब सवालिया निशान ये है कि यही उस्मान बुज़दार उस इलेक्शन में जिसमें परवेज इलाही और शहबाज मुखालिफ कैंडिडेट्स थे, तो ये मामला पिछले हफ्ते लिटिगेशन में रहा है। हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर हुई, उस पर फैसला हुआ, अपील दायर हुई, उस पर फैसला हुआ, सारे पार्टी सारे कोर्ट में पेश हुए, किसी ने ये एतराज नहीं उठाया कि ये इलेक्शन ही नहीं हो सकता, अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बैरिस्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी कह दीजिएगा कि अगर ये सारी सूरत हाल इसी तरह से रहती है तो आपको लगता है कि ये सूरत हाल भी विफाक की तरह ये फैसला जो है वो रिवर्स हो सकता है, सूरत हाल को वापस उसी जगह पर लाकर खड़ा किया जा सकता है? अगर इस बुनियाद पर कि ये रेजिग्नेशन ठीक नहीं थी, तो माजी में भी हमने देखा है, नॉट फॉर अ चीफ मिनिस्टर सर्टेनली, बट आपने MNAs MPs के तो यकीनन देखे हैं कि जहाँ रेजिग्नेशंस हुए हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए। अब एक्सेप्ट होने के बाद और इतने ज्यादा इकदाम होने के बाद और नए चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाने की जिस आप चौराहे पर आकर खड़े हो गए, अब इस वक्त रिवर्स करना यकीनन अदालत के इख्तियार में तो है। अगर एक चीज कायदे कानून के मुताबिक नहीं हुई, अब अदालत के पास अगर ये मामला जाएगा तो अदालत ने इस बात पर गौर करना होगा कि क्या ये टेक्निकल डिफेक्ट था जिससे कोई सब्सटेंटिव असर नहीं पड़ता, या ये इतना बड़ा डिफेक्ट था कि रेजिग्नेशन ही नहीं दुरुस्त थी, तो फिर तो उस्मान बुज़दार साहब बहाल हो जाएंगे और फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब ये भी बताइए कि ये जो तकनीकी गलती हुई है, इस तकनीकी गलती का जिम्मेदार कौन है? क्या ये तकनीकी गलती जान के की गई? ये अब उस्मान बुज़दार साहब बेहतरीन शख्स होंगे जो आपको बता सकेंगे, जिन्होंने ये तहरीर किया। रेजिग्नेशन में भी उन्होंने कोई सेरेमोनियल रेजिग्नेशन बनाया था और अपने कायद को जाकर उन्होंने पेश किया कि जी ये आपकी खिदमत में मैं अपना रेजिग्नेशन पेश कर रहा हूँ। मे बी इट वाज जस्ट टू शो कि मैं आप चाहेंगे तो रिजाइन करता हूँ। वही रेजिग्नेशन अगले दिन चौधरी सरवर साहब को पहुंच गया, शायद उनको मौका ही नहीं मिला प्रॉपर रेजिग्नेशन करने का। अभी तो उनको पूछें तो बेहतर होगा, बट ये डेफिनेटली ये अभी नहीं, ये इस तरह जहन में ना आप रखें कि आज सुबह किसी को पता चला है कि ये PM को एड्रेस था और गवर्नर को एड्रेस नहीं था। ये जब एड्रेस हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, तब भी लोगों ने इस पर तबसरा किया। मुझे तो याद पड़ रहा है कि चौधरी सरवर ने भी इस पर इजहार तशवीश की थी कि मेरे से गैर आईनी रेजिग्नेशन उन्होंने जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाया। ठीक है, मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मेरा सही उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला है। बाकी सारी बातें छोड़ें, ये टेक्निकल बातों में मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि ये जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, ये जब जो मरकज़ में हुआ है, तो इस वक्त बहुत बड़ी एक तादाद वहाँ पे मुझे नज़र आ रही थी सोशल मीडिया पे, जो सिर्फ एक मुतालबा कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि हमें आइन के मुताबिक फ़ैसला चाहिए। तो मैं मुतालबा करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट से कि मुझे भी आइन के मुताबिक फ़ैसला चाहिए और उस्मान बुज़दार बहाल चाहिए, बस। ब्रिगेडियर साहब देखें, इसमें 2-3 है। एक तो मुझे ये लगता है जो ये एक गलत तरीका इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है कि ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बने और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ है, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे। और उसके बाद जो पहला इलेक्शन है, जिस तरीके से हमदा शहबाज की टीम ने लिया था, शायद अगर ये हाई कोर्ट में जाएँ या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो इसको नल एंड वोट कर ली। इस जो है ये लॉगर्स हेड हुए हैं जिसमें सिंह फंसे हुए हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, और वो ऑर्डर कर दे, कोर्ट ऑर्डर के जी दोबारा इलेक्शन करें और जो पार्टी जीती है जीत जाए। आई थिंक दिस शुड बी वो होगा। इसका हल यही है सलीम साहब, राना साहब, यही हल होगा। मैं आपको बता दूं, कोई और हल नहीं है।
इसका इलेक्शन दोबारा री इलेक्शन होगा। आपकी बात को इनकार नहीं किया जा सकता सर। नहीं मेरा चीफ मिनिस्टर बुज़दार है जी, बस मुझे यही लगता है। बाकी पैनलिस्ट हैं, दे हैव देयर ओन ओपिनियन। आमिर साहब जी, मुदई सुस्त गवाह चुस्त, ये मसला है उस्मान बुज़दार का। वो कहाँ है? वो बोलना छोड़ गए हैं, लिखना भूल गए हैं। उनके खिलाफ मतलब इतना काम हुआ, वो साईं इमरान खान को रिज़ाइन दे के आए, वो साईं सरवर के पास गए, वो साईं चौधरी परवेज़ इलाही से मीटिंगें करते रहे, वो साईं ने 7 ट्रकों में सामान लोड कराया, घर भेजा के मैंने तो रिज़ाइन कर दिया है। भाई वो कह ही नहीं रहा जिसका केस है, ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, ये भी है वो भी है, उससे तो बुलवा ले। वो क्या कह रहा है? पहली। दूसरी, ये हाई कोर्ट में पहले से केस जा चुका हुआ है, फैसला वहीं से होना है। हमने कल भी इस पर बात की थी, क्योंकि सियासतदान तो अपने घोड़े दौड़ा चुके। अब ये जाएगा वहीं। गवर्नर साहब जो भी राय ले रहे हैं, जिसका केस है वो इसमें पार्टी नहीं है। सबसे पहली बात, ये बैरिस्टर साहब इस पर ज़्यादा बात कर सकते हैं। और सरवर से लेके सारे मीडिया ने कहा था, चूँकि ये सबको पता है कि ये मंशा थी रिज़ाइन देने की, और उसके एक्सेप्ट होने पे उन्होंने कोई इतराज़ कहीं पे, वो कहते हैं ना चिट्ठी अंदर से भी छोटी सी लिख दी हो, नहीं, उनका तो सारा स्टाफ कल बदल दिया उन्होंने, उस पर नहीं कोई लेटर लिखा, क्योंकि उनको समझ आ चुकी है कि मैं जा चुका हूँ। अब ये ठीक है, 2-3 दिन का खेल है, ख़त्म हो जाएगा। तो शरीफ आदमी मिला हुआ है आपको। ठीक है इलियास साहब, मेरे हिसाब से 10 दिन लगेंगे। बिल्कुल, बुज़दार साहब एज ए निगरान सीएम सर, आपके पास अगर लिखा हुआ फैसला है तो वो भी भेज दें। उस दिन नहीं अभी लिखवाना है उन्होंने यार, अभी लिखा हुआ नहीं है। अभी वो निगरान वज़ीर आला हैं, वो उस दिन आए और असम्बली में आके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास आए और उस वाक़े पर जो उन पे उनकी आए और उनसे पूछने खैरियत दरियाफ्त करने आए, तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये वाक़या हुआ कि नहीं हुआ, और ये वो पूछ रहे थे कि मुझे पता ही नहीं ये वाक़या, तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को भुला दिया कि वो सीएम थे कभी के नहीं। ठीक है इलियास साहब, मौक़िफ़ आ गया। और फैसल साहब, मैं आपसे माज़रत चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।